नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर की 46 पदों की नियुक्तियों में कथित धांधली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए राजभवन ने कुलपति से रिपोर्ट तलब की थी, तो वहीं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने इस मामले में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। जांच समिति 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। उच्च शिक्षा विभाग भी इस संबंध में जांच का निर्देश दे चुका है। शिबली कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में कथित धांधली के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली पर भी उनकी डिग्री और प्राचार्य पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में भी सवाल उठे। अपने ऊपर लगे आरोपों और कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती को लेकर प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता करके सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि महाविद्यालय में की जा रही नियुक्तियों के विरुद्ध कुछ लोग लामबंद होकर महाविद्यालय प्रशासन एवं प्राचार्य के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। शिबली नेशनल कॉलेज जनपद का एक प्राचीन एवं अत्यंत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। कुछ असामाजिक तत्वों को इस महाविद्यालय से इसकी प्रतिष्ठा से सदैव चिंता होती रही है। इन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों के द्वारा भ्रामक खबरों एवं मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर नियुक्ति को गलत कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि सरासर नैतिकता एवं न्याय के विरुद्ध है। ऐसी मनगढ़ंत खबरें समाज में व्यक्ति विशेष तथा प्रतिष्ठित संस्था की छवि धूमिल करने के प्रयास में प्रसारित की जा रही है। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में सहायक प्रवक्ता के कई पद रिक्त थे, जिसके कारण पठन पाठन के कार्य में अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अतः छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रबंध समिति ने उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियों हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी तथा शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के साथ समन्वय स्थापित कर नियुक्ति की कार्यवाही आरंभ की गई तथा नियुक्ति करने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगे गए। उक्त आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाता, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से अनुमोदित विषय विशेषज्ञों को मिलाकर गठित होती है। साक्षात्कार में अभ्यर्थी के अकादमिक रिकॉर्ड, संबंधित विषय में ज्ञान व पाठन की कुशलता इत्यादि के परीक्षणोपरांत इसी चयन समिति द्वारा चयन की संस्तुति की जाती है, जिसे प्रबंध समिति की बैठक में अनुशंसा के उपरांत विश्वविद्यालय को अनुमोदनार्थ अग्रसारित किया जाता है। महाविद्यालय में जारी नियुक्ति प्रक्रिया में उक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों का अक्षरशः पालन किया गया है, परंतु कुछ लोग अज्ञानता व पूर्वाग्रह के कारण महाविद्यालय में हो रही नियुक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाह रहे हैं। शासन प्रशासन एवं अन्य माध्यमों से निराधार शिकायतें एवं अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं शिकायतों के स्पष्टीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजमगढ़ द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसकी आख्या के पूर्व किसी तरह का मीडिया ट्रायल या निर्णयात्मक वक्तव्यों का कोई महत्व नहीं है और यह न्याय व नैतिकता के विरुद्ध है। प्रेस वार्ता के दौरान कॉलेज के प्राचार्य ने नियुक्तियों में भाई भतीजा बात पर कहा कि जिनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया में है उसमें मानकों का पूरा पालन किया गया है। ये है कि अभी कल एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें अनर्गल जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और मैं उन सभी आरोपों का खंडन करता हूं और मेरे पास सब पत्रजात है। और सबसे बड़ी कहना था कि जब कोई वीडियो चलाई जाए, कोई आपके पास न्यूज़ आए, उत्सुकता होती है सब में, तो उसमें हमारा पक्ष रखा जाए, हमसे पूछा जाए क्या सत्य है क्या गलत और हमसे साक्ष्य ले लिया जाए। तो जो समाज में एक भ्रामक जो हो जाती है, ये नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि उसमें हमारे 2 तरह से आरोप था। एक तो हमारे ऊपर पर्सनल था, जिसको मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। दूसरा मेरे प्रीवियस अपॉइंटमेंट में था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा जो है इस वक्त जो नियुक्तियां चल रही हैं उसके बारे में उनको बहुत सारी
उसमें गलत सलत सूचनाएं दी गई। मेरा ये कहना है कि नियुक्तियां हो रही हैं और जिसको कुछ मालूम नहीं है, बाहरी लोग वो तरह तरह के एप्लीकेशन दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी नियुक्ति का रिजल्ट बाहर आया नहीं और आप उसको जो है प्रोडक्ट का पता नहीं, आप जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि इनका ये है, इनसे अब जो भी हो सब आरोप तो यहाँ दोहराया नहीं जा सकता। और नियुक्ति के संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें जांच चल रही है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अभी वो गोपनीय भी है, ठीक है ना। और जो नियुक्तियों का मामला चले, नियुक्ति का मामला चला था, ये उसी को लेके विवाद ज़्यादा है, उसमें क्या सच्चाई है? ये कब वैकेंसी इसकी निकली और कब क्या रिजल्ट अभी आया है, नहीं आया है? नहीं, देखिए नियुक्तियाँ जो प्रॉपर तरीका होता है उसमें सबसे पहले अनुज्ञा मिलती, अनुज्ञा के बाद विज्ञापन होता है, विज्ञापन के बाद जो है चयन समिति का गठन होता है और उससे पहले एक्सपर्ट जो है यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। ये सब होने के बाद जो कंसर्न पैनल होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उससे सहमति ली जाती कब आप खाली हैं। जब खाली होते हैं तो उस हिसाब से उनको जो है बच्चों को भेजा जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अक्षरशः अनुपालन में हुई और समय समय पर जो यूजीसी का रेगुलेशन है जिसको राज्य सरकार अंगीकृत करती है, क्योंकि पूरा रेगुलेशन तो हम उसको नहीं मानते, क्योंकि पूरी सरकार उसको जैसे पूरे रेगुलेशन को नहीं मानती, उसके कुछ पार्ट को अंगीकृत कर लेती है। तो जो भी अंगीकृत है, जो भी जीओज है, उसी के हिसाब से नियुक्ति हुई और जांच चली रही है तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। और नहीं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जी जी, देखिए ये मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब मेरे भाई का चयन नहीं होगा, मेरे रिश्तेदार का चयन नहीं होगा। सवाल ये है कि आप देखिए किस परिस्थितियों में चयन हुआ, वो मानक पूरा है कि नहीं है, योग है कि नहीं है। और इसमें जैसे मेरे भाई का चयन हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कि वो देखिए मैं सब बोल रखा हूँ, आप बता दीजिए। ये देखिए ये सब क्या है, ये अटेंडेंस, वो यहाँ पे 6 साल से पढ़ा रहे हैं और जब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो पढ़ा रहा है, उस वक्त हम प्रिंसिपल भी नहीं थे, हम तो 2 साल से प्रिंसिपल हैं, 6 साल से वो पढ़ा रहे हैं, तो जो उनको रखा था उनकी योग्यता देख के रखा होगा ना। और जब उन्होंने पूरे मानक किए, जब उनका सिलेक्शन हो गया तो ये अनर्गल आलाप रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे बहनोई का भी हुआ है जियोग्राफी में, हमसे तो बनती नहीं उनकी, लेकिन बहनोई है, ये तो नकार नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि 2019 में जब प्रबंधन समिति ने उनको सेलेक्ट किया था, जो आज कूद रहे हैं कि बहनोई का हो गया, उन्होंने उनका सिलेक्शन किया हुआ था, ये उसकी पूरी फाइल रखी हुई, ये आप देख सकते हो कि उसमें उनकी फाइल अभी वाइस चांसलर साहब क्या रखी। तो नेट है, जेआरएफ, अगर वो योग्य है, उनका सिलेक्शन हो रहा तो इसमें हमारा क्या योगदान है। और दूसरी बात है कि इन दोनों सिलेक्शन कमेटियों में हम तो बैठे भी नहीं, ना उनके पेपर को हमने देखा। ये तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, मैनेजर साहब हैं, इन्होंने जो एक अलग से एक पर्सन है उनको प्रोफेसर को दे दिया कि क्योंकि यहाँ एक रिश्ते उस्ते में है तो आप इसके पेपर को देखेंगे, उनकी छटैया करेंगे, उनका सब कुछ करें, हमारा कोई योगदान नहीं है। नहीं, महामहिम ने देखिए, आप किसी को पेपर देंगे, नियुक्ति बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और मैं तो उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद देता हूँ कि हमें अनुमति दी गई अपॉइंटमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी रोजगार परक योजनाओं के तहत दी गई। तो जब हम उनके मानक के हिसाब से कर रहे हैं और इतनी बड़ी नियुक्ति हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में उत्सुकता होगी, तरह तरह का उसमें संशय पैदा होगा। तो जो लिख करके जो दिए हैं अनर्गल, आखिर में वो जांच होगी, आख्या जाएगा, तथ्यों के हिसाब से जाएगा। अरे पूरा सहयोग करेंगे, जैसे कहेंगे हम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जांच आएगी, हम तो चाह रहे हैं कि एक बार ये जांच हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो सबका मुंह बंद हो जाए। आजमगढ़ में सिख समाज ने जिला प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस नहीं मनाया। यही कारण रहा कि शुक्रवार को उनके शहीदी दिवस पर विट्ठल घाट के गुरुद्वारा श्रीनानक दरबार पर ताला लगा रहा। सिख समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि यहाँ की संपत्तियों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। इस मामले की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से किया जा चुका है। इसके बाद भी जिला प्रशासन के आला अधिकारी सिर्फ हम लोगों को दौड़ा रहे हैं।
जिस कारण हम लोग काफी दुखी है। जिला प्रशासन का यही हाल रहा तो आने वाले 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती भी हम लोग नहीं मनाएंगे और गुरुद्वारे की चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे। सेक्रेटरी गुरप्रीत सिंह राजू का कहना है कि वर्ष 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने गुरुद्वारे से अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद भी जिला प्रशासन और तहसीलदार अवैध कब्जे को नहीं हटा रहे हैं। इसी कारण आज हम लोगों ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस नहीं मनाया। आने वाले 27 नवंबर को हम लोग गुरु नानक जयंती भी नहीं मनाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज छुट्टी की है। इसके बाद भी जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन द्वारा हम लोगों को सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। जिले में सुनवाई न होने पर इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाएगी और गुरुद्वारे की चाबी को जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। वहीं पदाधिकारी श्याम सुंदर का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग प्रशासन के रवैये से बहुत ही दुखी हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुगल शासक औरंगजेब से गुरु तेग बहादुर ने सीधी टक्कर ली थी। जब औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण के विरोध में मोर्चा खोल रखा था, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया था। गुरु तेग बहादुर ने सिर कटवाना मंजूर किया, लेकिन औरंगजेब के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा दिया। मुसलमान बनने से इनकार करने पर 24 नवंबर 1675 ईस्वी में गुरु साहिब के शीश को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब ने धड़ से अलग कर दिया था। क्या मामला हुआ जो आज आप लोगों ने गुरुपर्व नहीं? ऐसा है कि आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरुपुरब है और हम लोगों ने रोष के कारण इस गुरुपुरब को नहीं मनाया, क्योंकि प्रशासन द्वारा हम लोग को उत्पीड़ित किया जा रहा है। हमारी गुरुद्वारे की बहुत सी ज़मीनें हैं जिसका कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। जाने पर हम लोग को तंग किया जाता है। कभी कहीं फाइल नहीं मिलती है, कभी कहीं बाबू नहीं है और हम लोग परेशान, जो कि मैं खुद हार्ट का मरीज हूँ, मुझको चढ़ने उतरने में सीरियस परेशानी होती है, फिर भी मुझको गुरु महाराज की सेवा के लिए जाना पड़ता है और उन लोगों को बस इधर की टाल मटोल कर देते हैं कि आज आइए, परसों आइए, और फिर छुट्टी लेके गायब हो जाए। कभी कुछ होगा, अभी परसों हम लोग को बुला गए तो कहा शाम को आइए, शाम को हम घंटों बैठ कर लौट के चले जाए। अगर इसी का प्रशासन रवैया रहेगा तो हम बहुत रोष में हैं। हम आगे के गुरुपुरब गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह का आ रहा है, हम बिल्कुल नहीं मनाएंगे और प्रशासन को, डीएम साहब को इसकी चाबी सौंप दी जाएगी। वो सन 2019 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है गुरुद्वारे की ज़मीनों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश हुआ। 2023 में भी एसडीएम सदर द्वारा जो है कब्जा हटाने का आदेश 134 धारा के अंतर्गत उन्होंने दिया। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और तहसीलदार महोदय गुरुद्वारे की ज़मीन से अवैध कब्जा और निर्माण नहीं हटाना चाहते हैं। इसी कारण आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व हम लोग नहीं मनाए हैं। आने वाले विगत 27 नवंबर दिन सोमवार को श्री गुरु नानक जयंती भी हम लोग नहीं मनाएंगे, क्योंकि गुरुद्वारे की ज़मीनों से अवैध कब्जा प्रशासन नहीं हटा रहा है और हम लोग वहाँ पे बहुत ही मजबूरी के कारण इस त्यौहार को, अपने पर्व को नहीं मना सकते हैं। योगी जी द्वारा भी जो है आज छुट्टी किया गया है गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व पर, लेकिन जिला प्रशासन को इसका कोई सुध नहीं है कि गुरुद्वारा में मनाया गया कि नहीं मनाया गया पर्व, किसी तरीके की कोई दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसका भी किसी ने हम लोगों से कोई आके पूछा नहीं और गुरुद्वारे की ज़मीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। हम लोगों को केवल दोहराया जा रहा है प्रशासन द्वारा। आए दिन हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, वहाँ आइए। हम लोग इंतज़ार के बावजूद भी वो समय हमारे लिए नहीं निकालते हैं और गुरुद्वारा जो है भलाई का काम करता है, लेकिन जिला प्रशासन जो है हम लोगों को आए दिन जो है इसमें तंग कर रहा है। प्रशासन, अगर मान लीजिए नहीं सुनवाई हुई तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? आगे हम लोग योगी जी को पत्र लिखेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनको, और आने वाला पर्व गुरु नानक जयंती भी नहीं मनाई जाएगी। अगर प्रशासन का रवैया रहा तो हम लोग आगे कोई पर्व नहीं मनाएंगे और गुरुद्वारे की चाबी को जो है गुरुद्वारा में ताला लगा के चाबी जिलाधिकारी महोदय को सौंप दी जाएगी।
आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के बलीपुर निवासी और पिछले 1 माह से आजमगढ़ जेल में बंद 85 वर्षीय बुजुर्ग की जिला अस्पताल में शुक्रवार को दिन में मौत हो गई। वह सुबह ही हालत गंभीर होने पर जेल से यहां पर इलाज के लिए ले आया गया था। हालांकि कुछ देर बाद ही जिला अस्पताल में बंदी की मौत हो गई। इस पर परिजनों का आरोप था कि समय से इलाज नहीं मिला। जब एकदम हालत बिगड़ गई तब बंदी को यहां पर लाया गया था। बता दें कि मृतक का नाम विजय बहादुर यादव था। उनके रिश्तेदार ने बताया कि उनके ऊपर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा से संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जबकि उन्होंने आबादी की भूमि का 25 वर्ष पहले ही एग्रीमेंट कराया था। लेकिन जिससे एग्रीमेंट कराया था उसकी बेटी ने यह मुकदमा इतने दिन बाद दर्ज कराया था। विजय बहादुर यादव को कंडीशनल बेल भी मिली थी, लेकिन यह जेल में बंद थे। विजय बहादुर यादव के अलावा उनके पुत्र और भतीजा हौसला प्रसाद व अशोक कुमार भी फिलहाल जेल में बंद है। बुजुर्ग होने के चलते समय से इलाज न मिलने के चलते उनकी मौत का आरोप परिजनों ने लगाया है। परिजनों का रो रो कर जिला अस्पताल में बुरा हाल हो गया था। सुनते हैं रिश्तेदार ने क्या जानकारी दी। था इनका विजय बहादुर यादव। विजय बहादुर यादव कहाँ के रहने वाले थे ये? पवई थाना बलईपुर ग्राम सभा। कौन ग्राम सभा? बलईपुर। बलईपुर। और कब से बंद थे यहाँ जेल में? ये तो कंडीशनल बेल पे एक बार आए थे, लगभग 1 महीने से लगभग फिर मतलब। और क्या था मामला इनके ऊपर? मामला था आबादी की जमीन पे विवाद था। तो क्या वो मुकदमा कौन सा था? मुकदमा 420, 467, 469, 471। अच्छा, इसमें सजा हुई थी इनको? सजा वजा नहीं हुई। अच्छा, अभी चल रहा था, ट्रायल पे थे? कंडीशनल बेल पे आए थे। कहाँ पे आए थे? जेल से घर गए थे, फिर मतलब वहाँ लखनऊ से हुआ था कंडीशनल बेल इनका। अच्छा, वकील जो गलती तो अभी तबीयत कहाँ, घर पे खराब हुई थी? नहीं, जेल के अंदर है। जेल के अंदर थे? और वहाँ से मतलब बेल पे थे तो बाहर रहना चाहिए ना? बाहर आना था, लेकिन कंडीशनल बेल थी ना। अच्छा, 1 महीने के जेल में चले गए। फिर मतलब जेल जो है इनको दिया था कि मतलब इतने दिन में जमीन वापस कर देंगे। और वकील जो है वकील किए थे, वकील मतलब मुकर इनसे पूछा नहीं, अपने मन से जमीन देने के लिए बोल दिए। और इसके बाद ये जेल में ही थे? जेल में ही। और सुबह आए हैं आज? तबीयत क्या तबीयत क्या गड़बड़ थी इनको मतलब पीलिया है, और देख रहे हैं कि मतलब सांस खींच रहे थे काफी। उम्र इनकी लगभग 85-90 साल की है। 85? अच्छा। तो मतलब जैसे इलाज जो अस्पताल में हुआ उससे संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट का कोई इलाज ही नहीं हो पाया। कुछ नहीं इलाज? जब मरीज मरने के कागज पे आया तब इलाज क्या होगा? उनको जरूरत थी, बुजुर्ग थे और कोई इलाज नहीं हुआ। 16 तारीख को जो है मतलब एप्लीकेशन दिया गया था इलाज के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ना इलाज ही किया गया। और कहाँ एप्लीकेशन दिए थे? जेल प्रशासन को? मैं यहाँ मतलब जेल प्रशासन को दिया था, मतलब यहाँ कचहरी में उपस्थिति होकर जेल प्रशासन को दिया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां को व्यापक स्वरूप देने एवं बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता, कल्पनाशीलता, उनमें वैज्ञानिक पद्धति के कार्यकलापों एवं वैज्ञानिक व्यक्तित्व विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में जनपद स्तरीय एवं द्वितीय चरण में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला विज्ञान क्लब के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला विज्ञान क्लब के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन जिला विज्ञान क्लब के तत्वावधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में शुक्रवार को किया जाएगा।
विज्ञान क्लब के समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चयनित प्रतिभागियों को क्रमशः 5,000, 3,000 एवं 2,000 के साथ ही 2 प्रतिभागियों को 1,000 रुपए के 2 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान जूरी सदस्यों ने बच्चों के मॉडल व उनकी प्रतिभा की सराहना की। माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के, उनके विज्ञान विषय से संबंधित मॉडल की यह प्रदर्शनी है जिसमें बच्चों ने अपने मॉडल बनाए हुए हैं, उनका इवैल्यूएशन किया जाना है। उनके जो नॉर्म्स हैं वह नॉर्म्स सेट हैं कि किन बिंदुओं पर उनके मूल्यांकन किए जाने हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने मॉडल को तैयार किया है और वे इस प्रदर्शनी में प्रतिभाग किए हैं। इसमें जो कुल संख्या है प्रतिभाग करने वाले विद्यालयों की, वह जो सूची अभी हमारे पास उपलब्ध हुई है उसके अनुसार यह 22 है और इसमें बच्चों ने विज्ञान विषय से संबंधित कई तरह के मॉडल्स के साथ बनाया हो, प्रतिभाग कर रहे हैं अपने शिक्षकों के साथ। विद्यालय में गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय का प्रदर्शनी है जिसका आयोजन जो है हमारे विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य अतिथि है हमारे जेडी सर हैं और विद्यालय में जो है 5 जजों का पैनल बना हुआ है जिसमें से एक स्वयं मैं भी हूँ। माननीय जजों के द्वारा जो है प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद जो है उसकी जो लिस्ट बनेगी, उसके बाद बच्चों का जो है रिजल्ट का परिणाम घोषित किया जाएगा। बच्चों के माध्यम इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों के अंदर जो निहित प्रतिभाएं हैं वो उजागर हो रही हैं और ये बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि वो इसमें प्रतिभागी हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं और सब एक साथ इसमें प्रतिभाग करेंगे और बच्चों ने TLM से संबंधित भी जो है हमारे यहाँ मॉडल बना हुआ है। आजमगढ़ जिले के कोटिला में भारत विकसित संकल्प यात्रा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने, नागरिकों को उपलब्ध लाभ और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच बनाने जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर विकसित भारत बनाने की संकल्प भी दिलाई गई। इस दौरान सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि गांव-गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वंचित रह गए लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है, इसलिए इसमें जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। दिनेश लाल यादव ने कहा कि जनता के सहयोग से ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सफलता मिलेगी। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विकास खंड अजमतगढ़ में प्रथम पाली में शाहपुर नेवादा, द्वितीय पाली धौरहरा, महाराजगंज में प्रथम पाली में खजियावर, द्वितीय पाली बुढ़ावे, हिसामुद्दीनपुर, तहबरपुर में प्रथम पाली में लखमनपट्टी, बादल राय एवं द्वितीय पाली भानीपुर, रानी की सराय में द्वितीय पाली में घाटीपट्टी, मेहनगर में प्रथम पाली में सिंहपुर एवं द्वितीय पाली गुरेहथा, लालगंज में प्रथम पाली में चंदेवरा एवं द्वितीय पाली अछिछी, ठेकमा में प्रथम पाली में हदिशाद्यालपुर एवं द्वितीय पाली असवनिया, कोयलसा में प्रथम पाली में सरैया एवं द्वितीय पाली कबीरुद्दीनपुर, पवई में प्रथम पाली में मित्तूपुर एवं द्वितीय पाली सौदमा, अहिरौला में प्रथम पाली में अतरडीहा एवं द्वितीय पाली ओरिल, तरवा में प्रथम पाली में वीरपुर एवं द्वितीय पाली कुढ़ापार, फूलपुर में प्रथम पाली में भोरमो एवं द्वितीय पाली कनेरी, हरैया में प्रथम पाली में बछुर खूर्द एवं द्वितीय पाली इसरापार, मार्टिनगंज में प्रथम पाली में भादो एवं द्वितीय पाली सैयदभाउद्दीनपुर, पलहना में प्रथम पाली में पिथौरपुर एवं द्वितीय पाली में धरनीपुर रानीपुर में वैन भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को जागरूक करते हुए प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। जिले के DM विशाल भारद्वाज, CDO परीक्षित खटाना सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।
पैराडाइज स्पोर्ट्स क्लब आजमगढ़ के बच्चों के लिए प्रथम पैराडाइज कप डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टैलेंट सर्च अंडर 16 प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में आजमगढ़ के बच्चों को लीग कम नॉक आउट प्रतियोगिता होगी, जिसमें रजिस्टर्ड बच्चों को विभिन्न टीमों में बांटकर आपस में मैच खिलाकर उनको एक मौका देने का प्रयास और नए टैलेंट को पहचान देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आजमगढ़ के बच्चों में टैलेंट बहुत है, मगर यहाँ पर अंडर 16 कैटेगरी के बच्चों को उचित मौके नहीं मिलते, न ही कोई प्रोत्साहन मिलता है, न ही उचित मार्गदर्शन। इस प्रतियोगिता में टैलेंटेड बच्चों को उचित ट्रेनिंग देने का कार्य भी पैराडाइज स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से कराया जाएगा। इस टूर्नामेंट में बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेडियम से या फिर एशिया स्पोर्ट्स या पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल से प्राप्त किया जा सकता है। टीम का सिलेक्शन हमारी टेक्निकल कमेटी के हेड भूपेंद्रवीर सिंह क्रिकेट कोच स्टेडियम के द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बच्चों को स्पॉन्सर्स है पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, अमृत भोग स्वीट्स, प्रतिभा निकेतन स्कूल, एशिया स्पोर्ट्स, नीव पैकेज वाटर एवं RD गार्डन है। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बालकों को आर्थिक मदद तथा हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे उनके गेम में सुधार आए और आगे चलकर आजमगढ़ का नाम रोशन करे। प्रतियोगिता के चेयरमैन राघवेंद्र प्रताप सिंह मैनेजर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल खेल का माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है और यह उसी कड़ी का प्रयास आगे भी और गेम्स में ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे। और हम लोगों का एक क्लब है बेसिकली पैराडाइज स्पोर्ट्स क्लब, जो कि हमारी स्कूल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। इसके अंदर हम क्या है कि बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आजमगढ़ में एज ए कल्चरली हम लोग एक स्पोर्ट्स सिटी नहीं है, जहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत कम फोकस होता है। कुछ गिने चुने लोग ही स्पोर्ट्स के ऊपर अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि जो बच्चे हैं उनको खेलने के बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो हमने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक नया फर्स्ट पैराडाइज कप का शुरुआत कर रहे हैं, जो कि एक क्रिकेट अंडर 16 का टैलेंट सर्च कंपटीशन होगा, जिसमें हम बच्चों को, जो बच्चे हैं खेलते हैं क्रिकेट, उनकी टीमें बनेंगी और वो आपस में लीग मैचेस खेलने के बाद नॉकआउट खेलेंगे, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसका आयोजन हम सुखदेव पहलवान स्टेडियम में करवा रहे हैं हराजी बाग में। और जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके, और इसके अंदर फिर हम 5 या 6 टीमें बनाएंगे और उनके आपस में लीग मैचेस कराएंगे। और फिर जो बच्चा इसमें अच्छा करेगा और जिसको अच्छे लेवल की ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होगी फ्यूचर में, हम उनकी हेल्प और सपोर्ट करेंगे, ताकि वो अगर अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो वो फ्यूचर में इसको टेकअप कर सकते हैं एज ए कैरियर। तो हम उनको बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये कंपटीशन करा रहे हैं। हाँ, जो इसमें हम बेसिकली ये एक टैलेंट सर्च टाइप का कंपटीशन है। इसमें जीत हार नहीं, हम बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जो टीमें बनेंगी वो सभी बच्चों को मिला के अच्छी खासी टीमें बनेंगी और इनका आपस में मैच होगा, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल के, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए प्रैक्टिस होना अलग चीज़ होता है, लेकिन मैच प्रैक्टिस होना अलग चीज़ होता है। असली जो आदमी सीखता है वो मैच के अंदर ही सीखता है। मैच के अंदर जब वो गलतियां करता है, कोच उसको गाइड करता है, तो वहाँ पे उसकी लर्निंग ज़्यादा तेज़ होती है। नेट्स में और घरों पे लोग सीखते हैं तो वो ठीक है, वो अच्छा सीखते हैं, लेकिन जब तक वो कंपटीशन नहीं फेस करेंगे एक दूसरे का, तब तक वो परिपक्वता के साथ नहीं तैयार होंगे। होता क्या है कि हमारे जैसे ये आजमगढ़ एक छोटी सिटी माना जाता है, तो यहाँ के बच्चे होते तो बहुत टैलेंटेड और जुझारू होते हैं, लेकिन जब ये बड़ी सिटी के बच्चों के सामने जाते हैं, क्योंकि इनको कंपटीशन लेवल का एक्सपोजर नहीं होता है, तो वो वहाँ पे जाके ये थोड़ा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम यहाँ पे लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स कराएंगे और इनको उस लेवल का एक्सपोजर देंगे, तो ये जब भी आगे जाएंगे तो इनको बढ़िया कंपटीशन लेवल भी करेंगे और उसके अलावा ये आगे प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। जो टीम जीतेगी उसे आगे खेलने के लिए मौका मिलेगा। हाँ, जो टीमें जीतेंगी उसमें से जो टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे, हम उनको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आगे भी भेजेंगे और यहाँ पे भी स्पेशल ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करेंगे उनके, जो बच्चे इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इसमें स्कूल के बच्चे रहेंगे या कहीं के बच्चे? इसमें स्कूल, अब हमारे स्कूल के भी बच्चे होंगे और बाहर के जो भी बच्चे खेलना चाहते हैं वो आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। एक रजिस्ट्रेशन आपको स्टेडियम से मिल जाएगा,
या हमारे स्कूल से भी मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो बच्चे, उनकी एक टीम बनेगी जो कि हमारी जो टेक्निकल कमेटी है वो बनाएंगी, जिसके हेड हैं चंदन सिंह, तो जो कि स्टेडियम के कोच भी हैं। तो वो अपने यहाँ टीम फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद फिर उनका आपस में कंपटीशन लेवल होगा, और जिसके बेसिस पे हम फिर टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टैलेंट पे वर्क करके हम फ्यूचर में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। किस उम्र से किस उम्र तक बच्चे को प्रतिभागी? पैराडाइज कप में अंडर 16 जो बच्चे 31 दिसंबर 2023 तक अंडर 16 की एज में रहेंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें हमने एक क्राइटेरिया और रखा है कि कम से कम एक टीम में 4 बच्चे अंडर 13 एज के भी होने चाहिए, ताकि जूनियर सीनियर आपस में मिल के मैच खेलेंगे तो वो जूनियर्स जो अपने सीनियर से कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये टूर्नामेंट सुखदेव पहलवान स्टेडियम में होगा, जो कि 2 तारीख से शुरुआत होकर 9 तारीख को ख़त्म होगा ये। और इसमें बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख लास्ट डेट है वो 30 तारीख है। उसके बाद हम टीम फॉर्मुलेशंस करके बच्चों को फिर टीम के हिसाब से उनके मैचेस वगैरह शेड्यूल करेंगे। 28 तारीख तक हम मैक्सिमम इनका सब कुछ टाई शीट वगैरह बना लेंगे। नवंबर माह को यातायात सुरक्षा माह के रूप में लिया जाता है, लेकिन यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हो पाती। शहर व आसपास से आने जाने वाले यात्री वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। आजमगढ़ शहर से सटे व सिधारी थाना अंतर्गत नरौली तिराहा को ही अस्थायी टैक्सी स्टैंड बना दिया गया है। यहाँ के दुकानदारों को सामने रोड पर वाहनों के खड़े होने से भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में तिराहा पर स्थित एकमात्र पेट्रोल पंप के संचालक वंश बहादुर यादव के अनुसार उनके पंप के सामने हमेशा वाहन खड़े रहते हैं। वाहनों का आना जाना लगा रहता है। यही नहीं, जब तक यात्री नहीं मिल जाती तब तक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे उनके पंप पर लोग ईंधन भराने के लिए अपने वाहनों को लेकर नहीं आ पाते हैं। इसके चलते उनको लगातार आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उन्होंने पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई। अब एक बार फिर लगा रहे हैं कि उनको इस समस्या से छुटकारा जल्द से जल्द दिलाया जाए, ताकि उनका व्यापार सुचारू रूप से चल सके। ये है कि हमारे पेट्रोल पंप के सामने 2007 का पंप हमारा, और जब से पार्क बना है तब से हमारे पंप में व्यवधान वहाँ हो रहा है। वहाँ इतने ऑटो वाले बस वाले इतना परेशान कर दिए हैं कि हमारी सेल डे बाई डे प्रभावित हो रही है। नरौली तिराहा पर है? हाँ, नरौली तिराहा एकदम इसके सामने जो झंडा बना हुआ है उसी के ठीक सामने। क्या आपने शिकायत की या क्या कार्रवाई? शिकायत तो हम करते 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 थक गए। पूरी फाइल हमारी मोटी हो चुकी है और कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी जिले का नहीं ऐसा है जिसके यहाँ हमने कंप्लेन नहीं किया। लेकिन उस कंप्लेन का कोई हमको आज तक निवारण नहीं मिल पाया। मतलब मुख्यमंत्री से भी आपने? मुख्यमंत्री तक के पोर्टल पर हमने कंप्लेन किया, लेकिन उस कंप्लेन का कोई मतलब नहीं निकला। तो वो आपके पेट्रोल पंप के बाहर इतने वाहन रहते हैं कि कोई जा ही नहीं पाता? कोई जा ही नहीं पाता। हम जो हमारे कस्टमर हैं डीजल पेट्रोल लेने वाले, उनको इतनी व्यवधान है कि वो चाह करके भी अंदर नहीं जा पाते हैं। तो जब उनको घुसने में दिक्कत होगी तो कौन आदमी तेल लेगा हमारे यहाँ से? और इसी नाते हमारे सेल जो है डाउन होती जा रही है पर डे। अब ये समस्या आ गई कि पेट्रोल पंप ही क्यों न बंद कर दिया जाए वहां, लेकिन कंपनी इस पर राजी नहीं है। वो लोकेशन की बात कर रही है कि लोकेशन बेस्ट है। अरे लोकेशन बेस्ट क्या करेगा जब वहां सेल नहीं होगी? तो झंडा ऊंचा है हमारा से काम चलने वाला है। अब आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल के बच्चों को सूखे राशन की जगह मिड डे मील की तरह गर्म भोजन दिया जाएगा। हॉट कुक्ड फूड योजना लंबे समय से यूपी में बंद थी, अब इसे फिर से शुरू किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिड डे मील के तरह ही बच्चों को गर्म भोजन मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों का कुपोषण दूर करना है। कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में हॉट कुक्ड फूड योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों का खाना भी विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाला रसोइया तैयार करेगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिड डे मील की भांति गर्म भोजन प्रदान किया जाएगा। आज हार्ड कुक मील योजना स्टार्ट हो रही है। इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ उद्घाटन किया जा रहा है और पूरे प्रसारण प्रदेश में हो रहा है और हम लोग भी यहाँ अपने केंद्रों पे आज ये योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों को हार्ड कुक जो है मील है वो उपलब्ध कराया जाएगा। आज सभी केंद्रों पे ये प्रसारण हो रहा है। आंगनबाड़ी अपने मोबाइल के माध्यम से भी देख रही हैं और यहाँ हम लोग आंगनबाड़ी, उनकी सहायिका, CDPO, सुपरवाइजर, ये सभी विभागीय लोग बैठ करके इस प्रसारण को देख रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो हार्ड कुक मील योजना थी जो बहुत वर्षों से बंद थी वो आज प्रारंभ हो रही है और जो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं उनको हम लोग गर्म खाना उपलब्ध कराएंगे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.